Nowadays we are going to discuss about linearity and superposition in simple harmonic oscillations. Superposition principle, it is the same principle which you have studied in your 11th standard in the chapter of waves. When two waves overlap on each other, then we get a resultant wave having the amplitude of the resultant wave is the vector sum of the amplitude of these waves which are overlapping. Let us consider the amplitude of the first wave is psi 1 and the amplitude of the second wave is psi 2. Then the net resultant wave after overlapping of these two waves we get the vector sum of these two amplitudes. If crust fall on crust, we will get a sum of crust of these two waves, and if trough falls on trough, we get a big trough in this case. Same happens in simple harmonic motion or simple harmonic oscillations. If one oscillation overlap on other oscillation, we get superposition principle in this case also. But there is a condition. If the simple harmonic motion is linear, if it is represented by a linear equation, only then the oscillation undergoes superposition principle. हम यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ ही क्यों रहे हैं? समटाइम्स वी हैव टू रीड और वी हैव टू सॉल्व द कम्प्लेक्स वेव्स. हमारे पास कई बार अर्थक्वेक आ जाते हैं, कई बार आपके पास म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे बजते हैं तो वहाँ पर कम्प्लेक्स वेव्स बनती हैं. आपकी एकॉस्टिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो ओवरलैप करती हैं तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेव्स बनती हैं. और वी वेरी वेल नो दैट कम्प्लेक्स वेव्स इज़ नथिंग, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ और ओवरलैपिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव्स. वो आपके पास सिंपल हार्मोनिक वेव्स ही हैं जो क्या कर रही हैं, आपकी ओवरलैप होकर कम्प्लेक्स वेव्स बना रही हैं. तो अगर हमें कम्प्लेक्स वेव्स सोल्व करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल हार्मोनिक वेव्स पढ़नी पड़ेंगी. और सिंपल हार्मोनिक वेव्स या सिंपल हार्मोनिक मोशंस किस तरह से ओवरलैप करती हैं, उनकी कंडीशंस क्या है ओवरलैपिंग की, वो हमें कहाँ से मिलेंगी, वो हमें लिनियरिटी इक्वेशन से मिलेंगी. अब तक हम पढ़ते आए हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो कुछ भी नहीं है, एक टू एंड फ्रो मोशन है एंड द डिस्प्लेसमेंट कंसीडर्स आर वेरी स्मॉल. हम ये जो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे आपके पास स्पेस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट हो, हम ये डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल कंसीडर करते हैं. जब हम ये डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल कंसीडर करते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास कुछ इस तरह से आती है. दैट इज़ द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप एक्सेलरेशन भी कहते हैं, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स. एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन. ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आपका जो पार्टिकल है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है. और जो आपका डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वेयर, ये डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर है, ये और कुछ नहीं है, दैट इज़ योर एक्सेलरेशन. ये इक्वेशन यहाँ देखिएगा, इस इक्वेशन में कहीं पर भी आपके पास पावर नहीं आई है, ना तो x की पावर आई है और ना ही आपके पास डिफरेंशिएशन की पावर आई है. डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर का है लेकिन पावर नहीं है. तो लीनियर इक्वेशन की पहली कंडीशन ये है, देयर शुड बी नो पावर ऑफ द coordinate on which your equation is depending and on the differentiation coordinate on which you are differentiating with respect to the time period. तो ना तो आपके डिफ्रेंशिएशन की कोई पावर है और ना ही आपके एक्स कोऑर्डिनेट की पावर है. सेकंड, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी वही है और राइट हैंड साइड भी वही है. तो आपके पास सिंगल वेरिएबल है और ये जो सिंगल वेरिएबल यहाँ पर है ये और कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट है. आपका एक्सेलरेशन भी एक्स पर डिपेंड कर रहा है और राइट हैंड साइड में आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक्स है ही. अगर दो कंडीशन आपकी किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में ये ओबे हो रही हैं, ये फॉलो हो रही हैं, तो इसका मतलब ये ऊपर वाली जो इक्वेशन ये और कुछ नहीं है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है. तो कंसीडर कीजिए कि ये आपके पास
ये इक्वेशन है और इसमें हमने अजम्पशन का क्या ली है, अजम्पशन ये ली है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज हो जाएगी। उस केस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए लीनियर हार्मोनिक इक्वेशन जो है आपके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को किस तरह से यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है। अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास यहाँ पर दो वाइब्रेटर्स हैं, दो ऑसिलेटर्स हैं, और एक जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट है साई 1 और जो दूसरा है उसकी डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर साई 2। लेकिन एक यहाँ पर कंडीशन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है, ओमेगा है। तो आपके पास जो फर्स्ट ऑसिलेटर है you will get d square psi 1 dt square is equal to minus omega square psi 1। ये आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन आ जाएगी जो फर्स्ट ऑसिलेटर है उसकी। और अगर आप सेकंड कंसीडर करें तो सेकंड ऑसिलेटर में आप क्या करेंगे, सिर्फ काम कीजिएगा साई 1 को रिप्लेस करवा दीजिएगा साई 2 से। और यहाँ पर हम सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर राइट हैंड साइड ऐड करें तो देखिए क्या सॉल्यूशन आपके पास आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड हम ऐड कर रहे हैं तो आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ जाएगा साई 1 का, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ जाएगा साई 2 का, और लेफ्ट हैंड साइड आप ओमेगा स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें तो साई 1 प्लस साई 2, यहाँ पर एक नया सॉल्यूशन आपके पास आ गया है। थोड़ा सा इसको यहाँ पर प्लेस कीजिएगा, डी स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर को आप कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी आ जाएगा साई 1 प्लस साई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर। राइट हैंड साइड भी आपके पास नया डिस्प्लेसमेंट आ गया है साई 1 प्लस साई 2। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर दिखाया था कि दो वेव्स जब सुपर इम्पोज करती हैं तो रिजल्टेंट वेव उनका जो है वेक्टर सम होता है डिस्प्लेसमेंट का। तो देखिए क्या यहाँ पर कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा कि दो वेव्स हैं आपके पास, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशंस यहाँ पर ओवरलैप कर गई हैं, और ओवरलैप करते ही जैसे आपने यहाँ पर इनको ऐड किया तो आपके पास एक नया वेव फंक्शन या कहिए आपके पास एक नया डिस्प्लेसमेंट आ गया है। और ये नया डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, दैट इज़ द एडिशन ऑफ द गिवन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट। तो आपका ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक लीनियर इक्वेशन है तो आप इनका जब एडिशन करेंगे, आप जब इनका सम करेंगे तो सम भी आपके पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही आएगा। तो बड़ा इजी सा कंक्लूजन आपने निकाल लिया कि सम ऑफ linear equation also give a simple harmonic motion और a linear equation, और यहाँ पर आपकी जो linear equation है दो, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी जस्टिफाई यहाँ पर कर रही हैं। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अगर बाय चांस आपके पास इक्वेशन जो है लीनियर ना हो, आपकी इक्वेशन कैसी आ जाए, इक्वेशन आपके पास आ जाए आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन। तो जो इक्वेशन आपकी लीनियर नहीं है वो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। हम यहाँ एक अजम्पशन कंसीडर कर रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से कुछ ज़्यादा ही दूरी पर चला गया है। इट मीन्स अब की बार एक्स को आपने बहुत लार्ज कंसीडर कर लिया है। अगर एक्स आपका बहुत लार्ज है तो जो इक्वेशन है हमारी, वो इक्वेशन हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो अब की बार 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की इक्वेशन नहीं रहेगी। यहाँ देखिएगा डी स्क्वेयर साई अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर साई था। कब तक, जब तक आपने एक्स को या आपकी एक्स की जगह आप यहाँ पर साई भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है ये। और यहाँ पर अगर आपने एक्स को साई को बहुत ज़्यादा लार्ज ले लिया है तो अब की बार आपकी इक्वेशन जो है, आपका जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करेगा साई के स्क्वायर के ऊपर भी और साई के क्यूब के ऊपर भी, और सिमिलरली साई रेज टू पावर 4 के ऊपर भी, साई रेज टू पावर 5 के ऊपर भी। बस एक
हर बार एक कांस्टेंट ऐड करते चले जाइएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर ओमेगा को कांस्टेंट माना था साई के साथ, यहाँ पर हमने अल्फ़ा को कांस्टेंट मान लिया साई स्क्वायर के साथ। ये इक्वेशन अब आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ये इक्वेशन साई पर डिपेंड नहीं कर रही। अब की बार ये साई की हायर पावर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, साई स्क्वायर पर भी डिपेंड कर रही है, साई की क्यूब के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन हो गई। कंसिडर कीजिए इस नॉन लीनियर इक्वेशन को आपने लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो क्या करेंगे, जो आपकी हायर ऑर्डर पावर्स हैं साई की, उनके साथ आपने एक कॉफिशिएंट लगाया है, कांस्टेंट लगाया है। आप अगर इन कांस्टेंट्स को, अल्फ़ा को, बीटा को, गामा को और बाकी जो भी कांस्टेंट हैं, अगर सबको आप ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें तो आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन के अंदर चेंज हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम केस जो है लेकर चल रहे हैं आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन का। अब फिर वही कंसिडर कीजिएगा, अब की बार फिर आपके पास कम से कम सुपरपोजिशन ओवरलैपिंग के लिए दो मोशन तो चाहिए, आपको दो इक्वेशन तो चाहिए। तो हमने कंसिडर कर लिया अब की बार जो आपके पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, लेकिन अब की बार वो नॉन लीनियर हैं। तो हमने एक का डिस्प्लेसमेंट साई वन कंसिडर कर लिया है और एक का डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कंसिडर कर लिया है, साई टू कंसिडर कर लिया है। तो जो पहली इक्वेशन है वो कुछ आपके पास इस तरह से आ जाएगी और टर्म्स जो हैं ख़त्म नहीं होंगी, टर्म्स आपकी चलती चली जाएंगी। सिमिलरली ओवरलैपिंग के लिए आपको एक और इक्वेशन चाहिए, एक और वेव चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको साई टू कंसिडर कर लिया डिस्प्लेसमेंट को। तो अब की बार आपका जो मोशन है वो साई टू के स्क्वायर पर भी डिपेंड कर रहा है, साई टू के क्यूब पर भी डिपेंड कर रहा है, उसकी फोर्थ पावर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर अब हम ये शो करेंगे कि जो नॉन लीनियर इक्वेशन है, अगर उनको हम सुपर इम्पोज करवा रहे हैं तो आपका साइड दूसरी साइड जो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को ये ओबे नहीं करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करके देखिएगा। हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो वही आ रही है जो हमारे ऊपर आई थी। तो डी स्क्वेयर साई अपॉन डी टू स्क्वेयर प्लस में डी स्क्वेयर साई टू अपॉन डी टी स्क्वेयर। लेकिन राइट हैंड साइड में कुछ चेंजेस आ गए हैं। राइट हैंड साइड में माइनस ओमेगा स्क्वेयर को अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास साई वन साई टू एडिशन में चले जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट टर्म देखिएगा, नेक्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पर क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म आएगी अल्फ़ा साई वन स्क्वेयर प्लस बीटा साई टू स्क्वेयर। उससे आगे वाली टर्म अगर आप देखेंगे तो आपके पास, सॉरी यहाँ पर भी हमने अल्फ़ा ही ले रहे हैं हम कांस्टेंट। उसके बाद आपके पास जो बीटा की टर्म्स हैं वो बीटा की टर्म्स क्या आएंगी, साई वन का क्यूब प्लस में साई टू का क्यूब एंड सो ऑन। गामा की टर्म्स आपके पास आ जाएंगी, गामा कांस्टेंट हो जाएगा, साई वन रेज टू पावर 4 प्लस साई टू रेज टू पावर 4। अगर यहाँ पर सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल को ये ओबे करते तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आनी चाहिए थी। डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर को तो हम ले लेते कॉमन, यहाँ पर आपके पास आ जाता साई वन प्लस साई टू। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ रही है इक्वेशन, अगर आप ऊपर से कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है। फर्स्ट टर्म देखिएगा, फर्स्ट टर्म के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, साई वन प्लस साई टू क्या हो रहा है आपका सीधा ऐड हो रहा है अगर आप ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर को कॉमन ले लें। लेकिन अब देखिएगा अगर आप यहाँ पर अल्फ़ा को कॉमन ले रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर साई वन प्लस साई टू का होल स्क्वेयर आना चाहिए था। तो ऊपर वाली टर्म देखिए, यहाँ पर आ रहा है अल्फ़ा को अगर आपने कॉमन ले भी लिया साई वन स्क्वेयर प्लस साई टू स्क्वेयर आ रहा है। सिमिलरली अगर आपकी सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल को आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन ओबे कर रही है तो बीटा की जो टर्म्स आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी साई वन प्लस साई टू का होल क्यूब। लेकिन ऊपर देखिएगा साई वन क्यूब प्लस में साई टू का क्यूब आ रहा है। इट मीन्स अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाएं कि अल्फ़ा साई वन स्क्वेयर प्लस साई टू स्क्वेयर इक्वल हो जाए अल्फ़ा साई वन प्लस साई टू के होल क्यूब के, तो आपका सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल आप अपनी नॉन लीनियर इक्वेशन पे लगा सकते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल हो जाएगा अगर आपने अल्फ़ा की वैल्यू क्या पुट कर दी, ज़ीरो पुट कर दी। और अगर आपने अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट ज़ीरो कर दी तो नॉन लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, ये इक्वेशन लीनियर हो जाएगी। और लीनियर इक्वेशन हम पहले ही शो कर चुके हैं कि वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करती ही हैं।
सिमिलरली अगर ये ओबे कर रही है नॉन लीनियर इक्वेशन आपकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, तो साई वन क्यूब प्लस साई टू क्यूब को इक्वल होना चाहिए बीटा टाइम्स ऑफ साई वन प्लस साई टू। सो यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आपके पास क्यूब आएगा, ये आपके क्यूब के इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये फिर पॉसिबल नहीं है, आपके पास दो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर आएंगी, 3 टाइम्स ऑफ साई वन स्क्वायर साई टू प्लस 3 टाइम्स ऑफ साई टू स्क्वायर साई वन। जब आप इसको क्यूब को ओपन करेंगे ये पॉसिबल हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगे अगर आपने बीटा की वैल्यू को क्या पुट कर दिया है, 0 पुट कर दिया है। तो नॉन ये इक्वेशन आपकी जो है इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जब अल्फ़ा बीटा गामा ये बाकी सारी चीज़ें आप किसके इक्वल पुट कर दें, 0 के इक्वल यहाँ पर पुट कर दें। हेंस व्हाट इज़ द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन लीनियर मोशन होनी चाहिए, तभी वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करेंगी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम पढ़ ही क्यों रहे हैं यहाँ पर एसएचएम के केस में? बिकॉज कॉम्प्लेक्स वेव्स आर कॉम्बिनेशन और आर ग्रुप ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस, इसलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए डिफरेंट केसेस यहाँ पर हम एक केस यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं कि अगर आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो और वो लीनियर इक्वेशन भी है, तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आप किस तरह से रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालेंगे, किस तरह से फेज डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर हम एक एग्जांपल से शो करते हैं। लेट अस कंसीडर कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है और आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं, x1 इज़ इक्वल टू a cos ऑफ θ1 कह दीजिए। आप दूसरी इक्वेशन लेकर चल रहे हैं, x2 इज़ इक्वल टू a cos ऑफ θ2 कह लीजिए। तो ये देखिए इन दोनों इक्वेशंस में यहाँ पर डिफरेंस क्या है, आपने θ1 θ2 अलग लिए हैं। θ1 अगर θ2 से अलग है, इट मीन्स आपने ω1 और ω2 की वैल्यू क्या कर दी है, अलग कर दी है। आपकी पहले पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी से अलग है, जबकि आपने यहाँ पर एम्पलीट्यूड कैसा लिया है, एम्पलीट्यूड आपने सेम लिया है। अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों वेव्स को बना के दिखाइए, इसको यहाँ पर ग्राफ से बना के दिखाइए, तो देखिए आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। आपने एम्पलीट्यूड दोनों वेव का सेम लिया है, आपकी फ्रिक्वेंसी अलग है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू अलग है। तो लेट अस कंसीडर ये मैंने यहाँ पर पहली वेव के लिए रिप्रेजेंटेशन दे दी है x1 के लिए। अगर मैं यहाँ पर सेकंड वेव बनाऊँ तो सेकंड वेव मैं कुछ इस तरह से बनाऊँगी। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो मैं नंबर ऑफ़ वेव्स ज़्यादा दिखा दूँगी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव, और अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो सेकेंड वेव की फ्रिक्वेंसी या नंबर ऑफ वेव्स कम दिखाइएगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव। लेकिन दोनों वेव्स में कंडीशन एक ही रखिएगा कि इनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। तो कुछ इस तरह से भी आपकी दोनों वेव्स सुपर इम्पोज कर सकती हैं। सेकंड केस हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि कंसीडर कीजिए कि आपने दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस ली हैं, लेकिन अब की बार आप क्या कीजिएगा, एम्पलीट्यूड तो अलग कर दीजिए, यानी कि एक वेव का मीन पोजीशन से डिस्टेंस ज़्यादा है, एक वेव का कम है, और इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रखिएगा, यानी कि इनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रखिएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि इनको दोनों वेव्स को एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो देखिए आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब की बार एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे करेंगे, आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे। लेट अस कंसीडर कि मैं x1 को कुछ इस तरह से दिखा रही हूँ, तो मुझे x2 को इतनी ही वेव्स में दिखाना पड़ेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड को मैं छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। लेट अस कंसीडर a1 इज़ ग्रेटर देन a2, या तो a1 ग्रेटर होगा a2 से या a2 ग्रेटर होगा a1 से, तो हमने ये कंडीशन मान ली a1 इज़ ग्रेटर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ नीचे से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर वेव्स मैं छोटी दिखाऊंगी, लेकिन पहली वेव के साथ साथ ही मैं दूसरी वेव दिखाऊंगी, क्योंकि हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी सेम रखी है या कहीं एंगुलर वेलोसिटी सेम रखी है। तो ये आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे आपकी सेकंड वेव, जिसका फर्स्ट का एम्पलीट्यूड तो a1 है और सेकंड का एम्पलीट्यूड आपने क्या कंसीडर कर लिया है, a2 कंसीडर कर लिया। तो आपकी ये वेव भी सुपर इम्पोज हो सकती है।
नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस यहाँ पर आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, हमेशा आपकी दोनों वेव्स एक ही ओरिजिन से चलेंगी ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि एक वेव यहाँ से आपकी स्टार्ट हुई हो t इज़ इक्वल टू 0 से, लेकिन एक वेव आपकी यहाँ से स्टार्ट हो गई हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फेज़ डिफरेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो हम पहला केस यही लेकर चल रहे हैं कि आपके पास टू कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस हैं और वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं। अब कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, कोलिनियर का मतलब हुआ दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन में आपकी वेव्स जा रही हैं, और हमने ये भी कंसिडर कर लिया कि उनकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू तो सेम है, लेकिन मे बी उनका ओरिजिन सेम ना हो। एक का फेज डिफरेंस हमने विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू 0.51 कंसिडर कर लिया और दूसरे का 5.2 कंसिडर कर लिया। तो आप क्या ऐसी दो इक्वेशंस लिख सकते हैं जिसमें आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करनी है, उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है लेकिन उनका एंगुलर वेलोसिटी सेम है और फेज डिफरेंस भी आपका डिफरेंट है। तो कंसीडर कीजिए कि आप कैसे लिखेंगे उस इक्वेशन को। तो एक इक्वेशन तो आपके पास हो जाएगी x1 a1 कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाई 1 हमने कंसिडर कर लिया है। जब t इज इक्वल टू 0 था तो आपकी वेव शायद यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पर जब आपकी इक्वेशन स्टार्ट हुई है तो आपके पास फेज डिफरेंस जो है कितने का आ गया है, फाई 1 का आ गया है। सिमिलरली हमने एक वेव और कंसिडर कर ली है, क्योंकि आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो कम से कम दो वेव तो आपको लेनी पड़ेंगी ताकि वो ओवरलैप कर सकें, सुपर इम्पोज कर सकें एक दूसरे के ऊपर। तो एम्पलीट्यूड आपने यहाँ पर डिफरेंट ले लिया है, तो ये हो गया आपके पास कोस ओमेगा टी, और प्लस में अब की बार हम फेज डिफरेंस जो है फाई 2 ले रहे हैं। इट मीन्स जो सेकंड वेव है शायद वो यहाँ से स्टार्ट हुई हो आपकी, तो सेकंड वेव हमने यहाँ से स्टार्ट मान ली और फर्स्ट वेव हमने यहाँ से मान ली, और जब फर्स्ट वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है तो एंगल का डिफरेंस आ गया है फाई 1 विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, और जब आप यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं सेकेंड वेव तो आपने मान लिया एंगल का डिफरेंस आ रहा है आपके पास फाई 2 एज कम्पेयर टू द ओरिजिन। अब देखिए दोनों वेव्स को आपने सुपर इम्पोज करवाना है, सुपर इम्पोज करवाना है तो इसका मतलब आपने x1 को ऐड करना है x2 के अंदर, एम्पलीट्यूड का एडिशन कर रहे हैं आप यहाँ पर। और अगर आपने कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में आपको राइट हैंड साइड भी ऐड करनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपके पास a1 कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 1, और प्लस में आपके पास हो गया कोस ऑफ ओमेगा टी, और प्लस में यहाँ पर आप क्या कर देंगे, फाई 2 कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को कोसाइन फंक्शन से दिखाएं, आप इसको साइन फंक्शन से भी दिखा सकते हैं। हम यहाँ पर कोस की जगह साइन भी ले सकते थे। नेक्स्ट अब मैथमेटिकल पार्ट लेकर चल रहे हैं हम। अब यहाँ पर सारा का सारा जो डेरिवेशन होगा वो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग होगा। तो a1 को a1 रहने दीजिए, लेकिन कोस a प्लस बी को आप जानते हैं कोस a कोस b, और माइनस में साइन a साइन b आप कर सकते हैं। तो ओपन कीजिएगा इसको, तो ये हो गया आपके पास कोस ओमेगा टी कोस फाई 1 माइनस साइन ओमेगा टी और साइन फाई 1। तो आपने पहली ब्रैकेट ही ओपन की अभी। अब दूसरी ब्रैकेट के ऊपर आ जाइए, इसके साथ आप a2 भी लगाएंगे, तो ये a2 आपके पास है, और इसको अगर आप ओपन करेंगे कोस ओमेगा टी प्लस फाई 2 को, तो आप जानते हैं आपके पास आएगा कोस ऑफ ओमेगा टी कोस फाई 2, और माइनस में आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये हो गया आपका साइन फाई 2, और ब्रैकेट को कर दीजिए यहाँ पर आप बंद। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी कोस ओमेगा टी आया हुआ है, और यहाँ पर भी आपके पास एक ऐसी टर्म है जिसमें कोस ओमेगा टी आया है। तो हम कोस ओमेगा टी वाली टर्म्स को एक तरफ से कॉमन निकाल लेंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, x1 प्लस x2, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा। और आप इसको लिख सकते हैं a1 कोस ओमेगा टी के साथ यहाँ पर क्या आया हुआ है a1 कोस फाई 1, तो ये हो गया आपका a1 कोस फाई 1। इधर कोस ओमेगा टी के साथ आया हुआ है a2 कोस फाई 2, तो ये आप लिख देंगे यहाँ पर प्लस में a2 कोस फाई 2, और कॉमन निकल गया है आपका कोस ऑफ ओमेगा टी। सिमिलरली सेकेंड टर्म में देखिएगा, और यहाँ पर अपनी फोर्थ टर्म में देखिएगा साइन ओमेगा टी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम माइनस
भी कॉमन निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों टर्म्स ही आपकी सेकंड और फोर्थ टर्म जो है वो नेगेटिव सिंबल के साथ है। तो ये हो गया आपके पास, फर्स्ट टर्म से आ जाएगा A1 साइन फाई 1 और दूसरी टर्म से आपके पास आ जाएगा प्लस A2 साइन फाई 2 और दोनों के साथ साइन ओमेगा टी आपके पास आपका कांस्टेंट है। थोड़ी सी इक्वेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, उसको हम थोड़ा सा क्या करें यहाँ पर इजी बना दें। आपके पास A1 और A2 एम्पलीट्यूड्स हैं, दीज आर कांस्टेंट क्वांटिटीज। एक बार अगर वेव स्टार्ट हो गई तो फाई 1 भी चेंज नहीं होगा, फाई 2 भी चेंज नहीं होगा अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा जो आपके पास टर्म है ब्रैकेट के अंदर, दैट इज़ अ कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को, कोस वाले कांस्टेंट को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ A टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ डेल्टा। एम्पलीट्यूड इंटू कॉस, एम्पलीट्यूड इंटू कॉस, तो मैंने यहाँ पर इसको A कॉस डेल्टा लिख दिया है। साथ में यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, कोस ऑफ ओमेगा टी। माइनस में सिमिलरली हम यहाँ पर जो टर्म है आपकी A1 साइन फाई 1, A2 साइन फाई 2, बिल्कुल इसी तरह से A1 A2 आपका चेंज नहीं होगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक बार अगर स्टार्ट हो गई तो आपकी फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो इस टर्म को यहाँ पर हम लिख रहे हैं A साइन डेल्टा टी, साइन डेल्टा। तो ये हो गया आपका A साइन डेल्टा और साथ में आपका साइन ओमेगा टी था ही। तो देखिए हमने इस पूरी ब्रैकेट वाली टर्म को क्या लिख दिया है, इसी को जनरलाइज कर दिया है कि मैग्नीट्यूड में साइन एंगल जोड़ दीजिए, मैग्नीट्यूड में साइन एंगल जोड़ दीजिए, तो रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड में साइन एंगल आपको लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड और साइन का एंगल यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, बड़ी इजी सी इक्वेशन आपके पास बन गई है। ये हमने जो ओपन किया था, अब इसको क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट को। यहाँ पर आप अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका एक्स आ ही गया, लेकिन राइट हैंड साइड में ए को कॉमन निकालने के बाद आपके पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए, साइन बी बच गया है। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज़ कोस ऑफ ओमेगा टी और प्लस में डेल्टा। अगर कोस ओमेगा टी प्लस डेल्टा को ओपन करेंगे तो आप देखिए ऊपर वाली टर्म ही आपके पास आएगी, कोस ओमेगा टी कोस डेल्टा माइनस साइन ओमेगा टी साइन डेल्टा। और ये इक्वेशन आपके पास और कुछ नहीं है, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर आपने दो वेव्स को ऐड कर दिया है। अब ये जो ए है वो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि जो रिजल्टेंट वेव बनी है x1 और x2 के ओवरलैपिंग की वजह से, सुपरपोजिशन की वजह से, उसका एम्पलीट्यूड कितना आया है, ए आया है। यहाँ पर जो डेल्टा है वो क्या दिखा रहा है, डेल्टा ये दिखा रहा है कि जो नई वेव बनेगी उसका फेज डिफरेंस आपके पास जो आएगा वो डेल्टा आएगा। ओमेगा क्या दिखा रहा है, x1 और x2 एक दोनों की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो उसी एंगुलर वेलोसिटी से ही आपकी रिजल्टेंट वेव चलेगी। अब ए और डेल्टा को आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि आपने ए की वैल्यू वहाँ यहाँ पर जो रिप्रेजेंट की थी वो क्या की थी, वो हमने लिया था, दैट इज़ ए साइन डेल्टा इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल लिया था हमने, A1 साइन फाई 1 और प्लस में A2 साइन फाई 2 के इक्वल हमने लिया था। और A कॉस डेल्टा किसके इक्वल लिया था, वो हमने लिया था A1 कोस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2 के इक्वल हमने लिया था। अब देखिए अगर आपको ये दो इक्वेशन गिवन है तो आप ए की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, क्या कीजिएगा, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स एंड एडिंग बोथ द साइड्स। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वेयर करके ऐड करेंगे तो ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल्टा और प्लस में ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर डेल्टा, तो आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा A1 साइन फाई 1 प्लस में A2 साइन फाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस में लीजिएगा यहाँ पर A1 कोस फाई 1 प्लस A2 कोस फाई 2 का होल स्क्वायर।
अब ब्रैकेट को ओपन कीजिए, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास रह जाएगा आपका ए का स्क्वेयर। सिमिलरली राइट हैंड साइड को जब आप ओपन करेंगे तो साइन स्क्वेयर फाई 1 के साथ कोस स्क्वेयर फाई 1 आएगा, साइन स्क्वेयर फाई 2 के साथ कोस स्क्वेयर फाई 2 आएगा। वहाँ से आप a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर क्या निकाल सकते हैं, कॉमन, तो बचेगा a1 स्क्वेयर, इसके साथ जो साइन स्क्वेयर फाई 1 और प्लस में कोस स्क्वेयर फाई 1 आ रहा था वो हो गया आपका 1। सिमिलरली a2 स्क्वेयर नेक्स्ट टर्म आपकी बचेगी, क्योंकि इसके साथ आ रहा था आपका साइन स्क्वेयर फाई 2 प्लस में कोस स्क्वेयर फाई 2, वो हो गया आपका 1। और फिर आपके पास बचेगा 2 टाइम्स ऑफ a1 a2, यहाँ से अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 साइन फाई 1 इंटू साइन फाई 2, और नेक्स्ट टर्म से देखिएगा क्या बचेगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 कोस फाई 1 कोस फाई 2, और इनको अगर आप देखें तो ये और कुछ नहीं है, ये है आपका कोस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला, और यहाँ पर आपके पास एंगल है फाई 1 और फाई 2, तो अगर फाई 1 बड़ा है तो फाई 1 में से फाई 2 माइनस कर दीजिए, और अगर आप फाई 2 एंगल कंसीडर कर रहे हैं दैट इज़ लार्ज एज कम्पेयर टू फाई 1, तो आप यहाँ पर इसको माइनस कर दीजिए। देन दिस इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव वेयर we considered the amplitude of the waves are different a1 and a2 and their phase difference are also equal, that different, that is phi 1 and phi 2, but their angular velocity is same, that is omega। अब डेल्टा की वैल्यू भी चाहिए हमें ये देखना है कि जो रिजल्टेंट वेव है t इज इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर वो कितनी आगे या कितनी पीछे जा चुकी होगी। तो क्या आप इन दोनों इक्वेशंस का दोबारा यूज़ करके क्या आप यहाँ से डेल्टा की इक्वेशन निकाल सकते हैं, बड़ी इजीली निकाल देंगे। आप ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन से अब की बार डिवाइड करवा दीजिए, अगर डिवाइड करेंगे तो ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 एंड डिवाइडेड बाय a1 कोस फाई 1 plus a2 cos phi 2, and this is the phase difference of your resultant wave। इस इक्वेशन को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को शो करने के हमारे पास और भी तरीके हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम इसको यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सोल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम हमारी सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके चलेंगे। दैट इज़ एक रियल पार्ट होगा आपके पास और एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए जो आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो मुश्किल नहीं है, अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स में इसको डिवाइड करें तो कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आप जब भी किसी डेरिवेशन को या कोई भी आपका टॉपिक आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो आप उसको बाइफर्केट कर लीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लीजिए, उनको समझिए और फिर उनको आपस में लिंक करके पूरा डेरिवेशन जो है उसको याद करने की कोशिश कीजिए।